रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नेतन्याहू मंजर आम पे आ गया काफ़ी दिन के बाद, 5 दिन हो गए थे नेतन्याहू मंजर से गायब था। ये कहाँ पे आया, कैसे आया, क्या बात की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहला स्टेटमेंट आया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जानिब से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी सूरत मुख्तलिफ नहीं है पुराने जो शहीद हो गए आयतुल्ला खामनाई सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके स्टेटमेंट से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब नेतन्याहू ने एक तो इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो उसको लेकर के उन्होंने तनकीद की और एक पूरी कौम को टारगेट किया जो नामुनासिब है, उसको ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बड़े लंबे अरसे से यही कर रहा है। नेतन्याहू के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और वो ईरान के खिलाफ बड़े लंबे अरसे से ये प्लान कर रहा था कि लड़ाई हो जाए। ये अब अमेरिकन भी बता रहे हैं कि नेतन्याहू की लड़ाई है, अमेरिका की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे एक मैक्स ब्लूमेंथल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर कुछ हकायक सामने आए। मैरियो नुफेल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इनको मैंने भी एक इंटरव्यू दिया था और बड़े शानदार सहाफ़ी हैं। तो उनको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि एक ऑडियो लीक हुई है और ये जो ऑडियो लीक हुई है ये आईपैक के सीईओ की ऑडियो है जो लीक हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो है। उसमें वो बताते हैं कि ये बताया जा रहा है कि जॉन रेडक्लिफ हो, मार्को रूबियो हो या माइक वॉलेट्स हो, ये वो लोग हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, लेकिन वो इसराइल के साथ या मुसाद के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और वो इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सर्व कर रहा है इसराइल को, वो अमेरिका के लिए नहीं कर रहा, वो एक्चुअली जो इसराइल चाहता है वो कर रहा है। अब इस किस्म की ऑडियो लीक होने के बाद बहुत सारी चीज़ें मजीद क्लियर हो गई हैं, बल्कि उसने ये भी बताया कि 40 साल से इस मनसूबे पे काम किया जा रहा है कि ईरान को ख़त्म किया जाए, और 30 साल पहले ये आश्कार भी हो चुका था। इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये लड़ाई कभी भी अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, ना अमेरिका को इसमें कोई ख़तरा था, लेकिन अमेरिका की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से इसराइल ने इस्तेमाल किया और इस लड़ाई के अंदर उनको धकेल दिया। अब वहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिश तो कामयाब हुई नहीं, वो नेतन्याहू मान भी गया। उसने कहा ईरानी अवाम की कोशिशों के बगैर हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टाया जा सकता, हमें उम्मीद है कि हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत ना भी गिरी तो ये बहुत कमज़ोर हो जाएगी। यानी इस बात का नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं है। बल्कि हुआ ये कि आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद ये हुकूमत ज़्यादा मजबूत हो गई, वो ज़्यादा तगड़ी हो गई। इस बात का ना तो आइडिया था अमेरिका को और ना ही आइडिया था इसराइल को। इनकी कैलकुलेशन कुछ और थी। यानी अगर आप ये देखना चाहें कि डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बड़े अहम मंसूबे थे जिन पे वो अमल दरामद करना चाह रहे थे इस जंग के जरिए से, या कौन से वो टारगेट थे जिनको अचीव करना था, 4 हदफ थे जो मुकर्रर किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सेट किए हुए थे कि ये हमने करना है। अब नंबर 1 तो ये था कि हुकूमत तब्दील की जाए वहाँ पे, तो हुकूमत तब्दील हो सकी नहीं, बल्कि वो ज़्यादा मजबूत हो गई। नंबर 2 ये था कि अस्करी तौर पर मुकम्मल तबाही फैला दी जाए और मफलूज कर दिया जाए ईरानी फ़ौज को। क्या ये हो सका? अगर ये हो जाता तो आबने हरमुज़ पे इस वक्त ईरान का कंट्रोल ना होता। वो अभी भी मिसाइल मार रहे हैं, उन्होंने कोई 42वीं लहर मिसाइलों की भेजी है इसराइल की तरफ और वो एक एक करके टारगेट अचीव कर रहे हैं, वो लड़ाई बंद ही नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब है दूसरा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी एटमी और मिसाइल प्रोग्राम हमने ख़त्म करना है, तो मिसाइल तो अभी भी मार रहा है ईरान, और एटमी प्रोग्राम के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 6 महीने पहले जून 2025 में कहा था कि हमने ख़त्म कर दिया। तो जब वो ख़त्म कर दिया था तो अब कैसे शुरू हो गया? तो ये हर मरतबा एक दावा करते हैं, आज भी ईरान के पास वो सलाहियतें बाकी हैं। चौथा ये था कि जो ईरान का एक प्रॉक्सी नेटवर्क है पूरे खित्ते के अंदर, वो ख़त्म कर दिया जाए। यानी ईरान जो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को या हमास को या बाकी जगहों पे जो सपोर्ट करता है, वो नेटवर्क ख़त्म हो जाए, या हौसियों को सपोर्ट करता है, वो और तगड़े हो गए। और अब वो ऐसा लगता है कि मिशन डोनाल्ड ट्रंप का मुकम्मल नहीं हुआ। यानी जो 4 बड़े अहदाफ थे, चारों डोनाल्ड ट्रंप हासिल करने में अभी तक तो कामयाब नहीं हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दावा बार बार करते हैं कि जी हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है इस लड़ाई का। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब दुनिया में पेट्रोल महंगा होता है तो अमेरिका को उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि अमेरिका अपना पेट्रोल जो है इजाफी, बहुत ज़्यादा पेट्रोल है हमारे पास, तो हम दुनिया को महंगा बेच देते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इस वक्त इस जंग में जो पेट्रोल महंगा हुआ उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया? वो रशिया ने उठाया। रूस जो है उसके ऊपर जो पाबंदियां थी वो अब उस तरह से नहीं है। दुनिया रशिया से पेट्रोल लेना शुरू हो गई है और रशिया के जहाज़ों को कोई नहीं छेड़ता, वो जा रहे हैं दुनिया में और पेट्रोल दे रहे हैं। वजह यह है कि
यहां खलीज से पेट्रोल रुक गया तो कहीं से तो पूरा करना था, तो रशिया ने अपनी रसद बढ़ा दी है। अच्छा, दो लोग अपना पेट्रोल ज्यादा कर चुके हैं। एक तो ईरान पहले से ज्यादा पेट्रोल रवाना कर रहा है इसी खित्ते में से, तो ईरान ज्यादा पैसा बना रहा है पेट्रोल की मद में। और दूसरा अगर आप देखें तो रशिया का पेट्रोल पहले से ज्यादा बिक रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 150 मिलियन डॉलर इजाफी रोजाना कमा रहा है रशिया। जितने पैसे रोज कमाता था उससे 150 मिलियन डॉलर्स ये रोजाना रूस कमा रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेन की मदद करने के लिए, उसको असला देने के लिए यूरोपीय ममालिक अपना हेल्थ का बजट, अपना एजुकेशन का बजट वो उसको कम कर रहे हैं। रिपोर्टें हैं, आप जाके पढ़ दें। यानी यूरोपीय ममालिक अपना हेल्थ का और एजुकेशन का बजट कम कर रहे हैं कि हम यूक्रेन को हथियार दें और मुकाबला करें रशिया का। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो इकदाम उठा लिए हैं उनके बाद रशिया को वैसे ही फायदा हो रहा है कि उनका पेट्रोल ज्यादा बिक रहा है और वो इजाफी 150 मिलियन डॉलर रोजाना का कमा रहा है। तो रशिया की तो चांदी हो गई। अब ये जो यूरोपीय ममालिक है इनको जाके पूछना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से कि आप तो कहते हैं मुनाफा आपको हो रहा है, लेकिन यहां पे चांदी हो गई है पुतिन की और पैसा बना रहा है रशिया। और इंडिया जो है वो रशिया का तेल खरीद रहा है। अमेरिका को कोई एतराज नहीं है, अमेरिका ने उनको इजाजत दे दी है, लेकिन पाकिस्तान नहीं खरीद सकता, पाकिस्तान को इजाजत नहीं मिलती। हालांकि फेवरेट फील्ड मार्शल पाकिस्तान वाला है, हालांकि सबसे अच्छा वजीर आजम जो आंखें भी मारता है, पॉलिश भी करता है, तारीफें भी करता है, सलूट भी मारता है, जब कहो खड़ा हो जाता है, जब कहो बैठ जाता है। तो ऐसा वजीर आजम भी कहीं नहीं मिलेगा ना। इतना अच्छा टॉय तो चाइना भी नहीं बनाता जितना अच्छा उनको मिला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को। तो फेवरेट बंदे यहां पे हैं, लेकिन फायदा इंडिया को हो रहा है। यानी पाकिस्तान से लिया जा रहा है टैरिफ 19% और इंडिया से 18%। यानी इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी 2 दर्जे बेहतरी हो गई और पाकिस्तान की 2 दर्जे तनजली हो गई। इंडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान के वीजास के ऊपर पाबंदियां लगा दी अमेरिका ने। अब अगर ये सारी चीजें प्लस माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 2-3 लोग पसंद है पाकिस्तान में, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का काम करते हैं। लेकिन बतौर मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पसंद है। वो फायदा इंडिया को दे रहा है, कारोबार इंडिया के साथ कर रहा है। अभी रिलायंस ग्रुप के साथ मिलकर वो एक बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका में हो रही है। लिहाजा अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ रहेगा, पहले भी था। पाकिस्तान में सिर्फ उनको 2-4 कठपुतलियां मिल गई हैं फॉर द टाइम बीइंग। और देखें ना, अभी ये बात अमेरिकन कह रहे हैं, उनके दिफाई तज्जियाकार भी कह रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बगराम एयरबेस होती तो हम ईरान के ऊपर ज्यादा बेहतर अटैक कर सकते। अब जब से उन्होंने कहा कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, तब से अब तक पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान पे बार बार अटैक करती है। और वजह हमें यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी बड़े लंबे अरसे से हो रही है और इसकी वजह सिर्फ आप अफगानिस्तान की हुकूमत में तलाश नहीं कर सकते। इन दहशतगर्दों को बनाया किसने, लाया कौन, बसाया किसने। जब तक आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और जब तक आप अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। आपको बैठकर ये करना पड़ेगा। आप सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के जरिए से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते। तो नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह पे। द स्पेक्टेटर इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 900 अरब डॉलर का नुकसान हुआ उनकी स्टॉक मार्केट में। ये नाजरीन हालात है वहां पे कि उनकी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट उनकी डूब रही है। और ये नुकसान इसलिए हो रहा है कि उन्होंने एक जंग छेड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर ज्यादातर लोग क्या बिलीव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई छेड़ी थी इसलिए कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाए। और इसका सबूत यह है कि बराक ओबामा की दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि बराक ओबामा अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए कि बराक ओबामा के अंदर डायलॉग्स के जरिए से मसला हल करने की कैपेसिटी नहीं है। यह डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट था। और डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यह बात थी कि जब भी ईरान के ऊपर अटैक कोई करेगा तो उसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शिकंजे में फंस गया, ये एप्स्टीन फाइल्स की मैं बात कर रहा हूं, दीगर इश्यूज हैं अमेरिका के अंदर बहुत सारे। अमेरिका के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, जो बाकी मामलात हैं, लोग बहुत नाराज हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से खुश नहीं है। तो इस वजह से इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसने देखा कि ईरान पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ये अटैक पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अमेरिका ने किसी मुल्क पे अटैक किया और उल्टा पड़ गया। वो इंतहाई गैर मकबूल किस्म का एक फैसला है। और अमेरिका की अवाम क्या समझती है, जरा ये आप देखें। अमेरिका की अवाम से जब पूछा गया कि उनके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्यों किया, तो उनकी अक्सरियत यह कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह सारा कुछ करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो एप्स्टाइन फाइल से तवज्जो हटाना है।
यानी अवाम की अक्सरियत ये समझती है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कुछ भी किया वो इसलिए किया कि वो एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं, और ये अवामी सर्वे के अंदर आ गई चीज। तो ये एक हकीकत भी है, और बहुत सारे सियासतदान भी ये इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे जाती तौर पे भी यही लगता है कि जिस किस्म की वो फाइल है, जिस किस्म की चीजें उसमें आ गई हैं, अमेरिका जैसी सोसाइटी में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक गड़ा है। अब एक तरफ गड़ा है, एक तरफ खाई है, डोनाल्ड ट्रंप बीच में खड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रही। एक पंगा ले लिया ईरान के साथ लड़ाई का, वो मतलूबा अहदाफ भी हासिल नहीं हुए, अब लोगों को भेज भेज के कह रहे हैं जनाब सुलह करवा लें। वो सुलह करने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 1 घंटे के अंदर हम ईरान की बिजली पैदा करने की सलाहियत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा किया नहीं। देखें, ये ग्रिड के ऊपर मारेंगे और जो तवानाई का पूरा सिस्टम है ईरान का, उसको तबाह कर देंगे। ये अमेरिकन को इसका आइडिया है ये कैसे करना है, ये इजरायली भी जानते हैं कि ये कैसे करना है। और उसके बाद ईरान में एक शटडाउन हो जाएगा, ईरान के अंदर बिजली का सारा निज़ाम दरमबरम हो जाएगा और फिर वहां बिजली नहीं होगी। लेकिन इसके बदले में ईरान क्या करेगा, तो वो स्टेटमेंट भी आप देख लें। जैसे ये स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम 1 घंटे के अंदर ईरान की बिजली पैदा करने की सलाहियत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब इसका जवाब है वो डॉक्टर अली लारंजानी, ये उन्होंने जवाब दे दिया ईरान की जानिब से, और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ऐसा करता है, यानी वो हमारी बिजली बनाने की सलाहियत या तवानाई का सारा सिस्टम जो है उसको दरम बरम कर देता है, तबाह कर देता है 1 घंटे में, तो आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। और यह अंधेरा अपनी जान बचाकर भागने वाले अमेरिकी फौजियों का शिकार करने के लिए भरपूर मौका फराहम करेगा। यह बात आपको समझ आ रही है? उनका मतलब यह है कि अगर हमारे आप एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह कर देंगे तो हम पूरे खित्ते का तबाह कर देंगे। यानी फिर उसके बाद किसी मुल्क के अंदर लाइटें नहीं जलेंगी, उसके बाद किसी मुल्क के अंदर जो है बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा होगा। और अगर बिजली बंद हो गई और पावर सोर्सेज आपके खत्म हो गए तो उसके बाद जो आपके ऑपरेशंस हैं वो भी रुक जाएंगे, और जो लोग यहां से निकलना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिकन फौजी हैं या कोई भी हैं, वो निकल नहीं पाएंगे और ज्यादा वुल्नरेबल हो जाएंगे। उनके ऊपर ज्यादा हमले करना आसान हो जाएगा, उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जनाब अली लारंजानी ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के जवाब में। अच्छा, यही स्टेटमेंट जो है वो ईरान के फौजी जो तर्जुमान है उन्होंने भी, जैसे DGISPR हमारे ऐसे ही उनके भी फौजी तर्जुमान है, उन्होंने भी ऐसे एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी अगर हमारी तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता की गैस और तेल की तनसीबात को तबाह कर देंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में बड़ी और खतरनाक कशीदगी को जन्म देंगे। देखिए, ये बात सबको समझ जानी चाहिए कि ईरान ने अभी तक जो कहा वो उसने करके दिखाया। जब इन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका और इसराइल ने कहा कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, उन्होंने पहले कहा था कि हम आपके जितने फौजी अड्डे हैं सबके ऊपर अटैक करेंगे, हम आपके बहरी बेड़ों के ऊपर अटैक करेंगे, हम इसराइल के ऊपर वापस अटैक करेंगे। जो जो ईरान ने कहा उसने वो किया। जिस तरह के हमले ईरान के ऊपर हुए उस तरह के हमले उन्होंने वापस किए। और अब ईरान ये कह रहा है कि अगर हमारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया तो हम पूरे खित्ते की सारी बिजली बंद कर देंगे, फिर तेल के और गैस के जो ज़खायर हैं उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। और ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरे रीजन का कि कई सालों तक इनकी कमर सीधी नहीं होगी। अरब ममालिक को हर हाल में ये जंग रोकनी होगी। याद रखिएगा कि अरब ममालिक डिज़ाइन ही नहीं हुए जंग के लिए। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो किसी और तरह का है। वो शीशे के बने हुए मुल्क हैं, बहुत खूबसूरत, बड़े हसीनो जमील, वो पुरअमन रहने में उनकी बका है। लड़ाई करेंगे तो उनकी बहुत कीमती चीज़ें तबाह हो जाएंगी, बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। वहां पे अरबों खरबों डॉलर लगे हुए हैं। तो अरब ममालिक को जंग सूट नहीं करती, हर हाल में उन्हें जंग खत्म करनी है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता हूं, एक तैयारा भी तबाह हो गया, एक और तैयारा है ये अमेरिका का। हर दिन कोई ना कोई अमेरिका का बड़ा नुकसान हो जाता है और कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं। कभी तैयारा इराक में गिर गया, कभी ईरान में गिर गया, कभी तैयारे जो हैं वो कुवैत के अंदर गिर गए, कभी कहीं और गिर गया। तो अमेरिका का नुकसान हो रहा है, उनके रडार सिस्टम तबाह हो गए। और अब जो फ़िज़ा है पूरी मशरिक़ वस्ता की, वो ईरान के लिए उस लेवल तक खुली है कि उनके मिसाइल में देख रहा था जाते हैं और जाके लगते हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहां पे 4 इंटरसेप्टर्स ने ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश की और वो चारों को डिसीव करके जाके टकरा गया। तो अब जो मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, वो इतने आराम से कंट्रोल नहीं हो रहे। तो रीफ्यूलिंग करने वाला एक तैयारा है KC-135, ये अमरीकी फ़िज़ाइया का तैयारा इराक में गिरकर तबाह हो गया। 6 लोग इसमें भी बैठे हुए थे। तो अमेरिका का जंग में नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, हथियारों का नुकसान हो रहा है।
और सबसे बढ़ के जो अमेरिका का नुकसान हो रहा है वो उसकी क्रेडिबिलिटी जा रही है। जो चौधराहट उसके पास थी, जो क्राउन उसके सर के ऊपर था, वो उसके हाथ से निकल रहा है। ठीक था इमरान खान साहब का भी अडयाला जेल से एक जवाब मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने बहुत पहले इस हवाले से अपना बयान दे दिया था। 2021 में ये इमरान खान का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जेल से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। कौन था? जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम। मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ था। लेकिन अब हकायक के बरक्स तहरीके इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी उस दौर में लाई गई और दहशतगर्द लाकर बसाए गए। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। यही सवाल हमने पिछले वीलॉग में पूछा था। तो इमरान खान साहब ने तो जेल से बैठ के जवाब दिया कि जनाब मैं तो दहशतगर्द नहीं लेकर आया, दहशतगर्द तो आप लोग लेकर आए थे। तो ये दहशतगर्दी लेकर कौन आया? इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही थी। इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्दी ज्यादा नहीं हो रही थी बल्कि कम हो रही थी। इमरान खान ने यह कहा था कि दहशतगर्दी ऐसे खत्म नहीं होगी, आपको बातचीत करनी पड़ेगी स्टेक होल्डर से, और फिर उसने अमन कायम करके दिखाया था। आज भी वही फॉर्मूला है। अच्छा, एक और चीज है, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यह मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें यह कहा जा रहा था कि इमरान खान ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप है। तो मैं अभी बताता हूं कि इमरान खान ने कभी भी यह नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। यह कभी नहीं कहा इमरान खान ने। हां, इमरान खान ने यह जरूर कहा था कि कौम का बाप कौन होता है। इमरान खान ने बताया था, अभी मैं आपको बताता हूं कि कौम का बाप कौन होता है। ये स्टेटमेंट है, वजीर आजम मुल्क के बाप की तरह होता है, मुल्क का बाप नहीं होता। इमरान खान ने कहा था कि वजीर आजम मुल्क के बाप की तरह होता है, कौम बच्चों की तरह होती है। अगर बच्चे भूखे हैं तो क्या मैं एक बादशाह की तरह रहूंगा, अपने खर्चे कम नहीं करूंगा? इमरान खान ने बतौर वजीर आजम 25 जून 2020 को कौमी असम्बली में यह खिताब किया था। वो तो कहता है कि वजीर आजम बाप की तरह होता है। यहां पे डीजीआईएसपीआर ने कहा नहीं जी, उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ बाप होता है। निकालो स्टेटमेंट दिखाओ डीजीआईएसपीआर साहब। इस लेवल पे आपको ऐसी बददयानती और ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कायदे आजम हमारा बाप है, डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं। चलो, इमरान खान ने कम से कम इतना तो किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से या डीजीआईएसपीआर से ये मनवा लिया कि कायदे आजम उनका बाप है। लेकिन ये तो बड़ी नाफरमान औलाद है, बाप का हुक्म ही नहीं मानती। बाप ने कहा था कि हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करना, ये हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए बता रहे हैं कि मेरा बाप कायदे आजम है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, उसी बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। तो नाफरमान औलाद का क्या फायदा? कायदे आजम ने नहीं कहा था कि पॉलिसी आप नहीं बनाएंगे, आप पॉलिसियां बना रहे हैं। कायदे आजम ने मना किया था कि आपका सियासत में और इंतजामी उमूर में कोई ताल्लुक नहीं है, आप इंतजामिया में भी मुदाखलत करते हैं, आप सियासत दिन रात कर रहे हैं। पूरी की पूरी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासत के ऊपर मबनी थी, टका के आपने यहां पे सियासत की है। तो नादरीन, ये सारी चीजें अगर आप जमा माइनस करें ना, तो इसमें डीजीआईएसपीआर ने तो बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप। अब ये कोई फौजी का जेस्टर तो नहीं है ना, भी ना आप वहां प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल है। आपका यूनिफॉर्म उतार देना तो बाकी जो बचता है वो एक ऐसा आदमी बचता है जो इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है और पीपल्स पार्टी और पीएमएल का मुश्तरका कारकुन है, बस। अगर डीजीआईएसपीआर साहब के पास यूनिफॉर्म ना हो और वो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे ओन चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला लेवल लगता है। जैसे ओन चौधरी बल्कि ज्यादा बेहतर कर लेते हैं, ओन चौधरी के लेवल पे आगे ऐसे लटक लटक के लमक लमक, बॉडी लैंग्वेज यार फौजियों वाली नहीं है। एक जवाब मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन सुहेल अफरीदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल और अवामी एतमाद रखने वाले कबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत रखती है। ऐसे में डीजीआईएसपीआर की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वजीर आजम के बारे में सियासी नौइयत के और हकायक के बरअक्स बयानात न सिर्फ एक रियासती इदारे के वकार के मुनाफी हैं बल्कि जमहूरी इकदार और आईनी रूह के साथ भी संजीदा मजाक के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ तहरीके इंसाफ तक महदूद नहीं है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस मौक़िफ़ पर मुत्तफिक हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देर पा हल नहीं होता। मसला सिर्फ यह नहीं है कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं है,
मसला यह भी है कि फैसले ज़मीनी हकायक, मुंतखब नुमाइंदों, मकामी आबादी और सूबाई